ठीक है, जिस भी फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर होता है, द फ्रेम in which an observer is present. Frame means coordinate system. जब भी हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कोई बॉडी मूव कर रही है या कोई बॉडी रेस्ट पे है, तो हमेशा कोई रेफरेंस होता है हमारा, इस विद रेफरेंस टू दिस मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। उस रेफरेंस फ्रेम को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। उस रेफरेंस फ्रेम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो हमारा एक किस्म से वो हो गया, जैसे जैसे ओरिजिन इज रेफरेंस, तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम कैलकुलेशंस करते हैं जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है पूरा, जो रेफरेंस की तरह काम करता है कि उसके रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेशंस करी जाएंगी। तो ब्रॉडली हम इन फ्रेम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, inertial frames of reference, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं IFR। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे बोलते हैं हम AFR। AFR means accelerated frame of reference। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है, इसको एक्सेलरेटेड क्यों बोलते हैं वो भी बता दूं बेटा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें जो या तो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज ईदर स्टेशनरी और which moves with uniform velocity। A frame of reference which is either stationary or which moves with uniform velocity is called as inertial frame of reference। देखो, जब भी कोई सिस्टम रेस्ट पे हो तब भी उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है, और अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तब भी उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जिसमें सिस्टम की वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी के चेंज होने से आपको पता है एक्सेलरेशन होती है। सच ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन होती है इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। उसके बाद देखो, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, नॉन इनर्शियल क्या हुआ, जैसे देखो जैसे अर्थ की जो रोटेशन हो रही है, अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि आपको पता है जो रोटेशनल मोशन है, ये सपोज करो ये अर्थ है, तो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड इसकी रोटेशन हो रही है। ठीक है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कोई भी पार्टिकल जो यहाँ पर होगा अर्थ पे कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे, तो वो एक ऐसे फ्रेम में है विच इज एक ऐसे फ्रेम में है जो कि ये जैसे कोई पार्टिकल है यहाँ, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, ये ऐसे फ्रेम में है जो जिसके पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, जैसे अर्थ की रोटेशन होती है तो इसकी भी रोटेशन होगी, दिस विल बी लाइक दिस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जिस भी सिस्टम में, जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी चेंज हो रही है,
एक्सेलेरेशन नहीं 0 के बराबर है, मतलब वेलोसिटी चेंजेस। जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी चेंज होती है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, और जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है दैट इज कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक दिक्कत है, देखो नॉन इनर्शियल की एग्जांपल फिर से समझना। जैसे अगर हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी की स्पीड जो है ना वो चेंज हो रही है, गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, से ऐसे एज्यूम करो कि हम किसी कार में बैठे हैं, ठीक है, और कार के यहाँ डैशबोर्ड में यहाँ पर सपोज करो कोई बुक पड़ी हुई है, पर्सनली सिटिंग है और यहाँ कोई बुक पड़ी है, आदमी यहाँ बैठे है, उसने क्या किया, इस कार को एक्सेलेरेट कर दिया तो ये बुक ऐसे पीछे गिर जाएगी। जब कार को आगे की तरफ एक्सेलेरेट किया, बुक पीछे कैसे आ गई, ये बुक तो यहाँ रुकी हुई थी, ये तो डैशबोर्ड पे पड़ी थी बुक, तो बुक के ऊपर एक फोर्स लग रही है, किस तरफ, जिस तरफ ये कार की एक्सेलरेशन हुई उससे अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ये जो हमारी कार है, ये कार एक अगर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये बोलेंगे कि ये कार एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, या ये कार एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, सूडो मीन्स जो रियल नहीं है। सूडो फोर्स कौन सी फोर्स है, ए फोर्स which acts on a particle when it is in a non-inertial frame of reference. जब ये पार्टिकल किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो उस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगती है, और इस फोर्स को सूडो फोर्स बोलते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स is opposite to the direction of acceleration of the frame, of the reference frame. ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल भी बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बड़ा सा ब्लॉक है और ये ब्लॉक किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक प्लेस्ड है। हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, एक कोई बुक रख दिया या कुछ भी रख दिया इस ब्लॉक के ऊपर, यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, समझ में आ गई, सिंपल इक्वेशन, सिंपल सी सिचुएशन। क्या होगा देखो, जब हम इस ब्लॉक को यहाँ से पुश करेंगे, कोई फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, फोर्स लगाने से क्या होता है, फोर्स लगाने से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, हमने फोर्स लगाई, दैट विल फोर्स विल प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन m into a से हम निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा जब ये फोर्स एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये जो ऊपर बुक पड़ी है, ये जो बुक पड़ी है, इस बुक के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगी, मतलब अगर ये आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, इग्नोर कर दीजिए अभी फ्रिक्शन नहीं है जैसे,
अगर ये आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, उस फोर्स को बोलते हैं सूडो फोर्स। मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा है इसका मास है m, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी m इंटू ए अपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट, जो ये वाली एक्सेलरेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी, उस फोर्स को सूडो फोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बुक आपने रखी, ये कौन से फ्रेम में रखी, ये ऐसे फ्रेम में रखी जो नॉन एनर्शियल है, ऐसे फ्रेम में रखी जो नॉन एनर्शियल है। अगर यही फ्रेम, ये जो आपको ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे चले ना, तो इस ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स नहीं लगती है, ये ऑब्जेक्ट साथ में ही रहेगा। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने पे जब इसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, इट विल बी एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब सूडो फोर्स नहीं लगती है। सूडो फोर्स किसी पार्टिकल के ऊपर तब लगती है जब वो ऑब्जेक्ट किसी नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। हम सडनली ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में, डैशबोर्ड पे बुक पड़ी है, बुक कहाँ जाएगी, जब सडनली ब्रेक लगाएंगे तो आगे की तरफ जाएगी, और जब सडनली हम स्टार्ट कर देंगे गाड़ी, एकदम से स्पीड बढ़ा दी, वो पीछे की तरफ गिर जाएगी। आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ तो पढ़ा, लेकिन रीजन क्या है, क्योंकि वो जो बुक है वो दोनों केसेस में एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पड़ी है, नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पड़ी है। एक बार जब हमने स्पीड अप किया था, एक्सेलेशन आगे की तरफ थी, मतलब पॉजिटिव एक्सेलेशन थी, तो इसलिए वो पीछे गिरी, और जब हमने उसको स्लो डाउन कर दिया, ब्रेक्स के ऊपर पाँव रखा, तो ब्रेक के ऊपर पाँव रखने का मतलब है हम वेलोसिटी कम कर रहे हैं, तो आगे की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी कार आगे, जैसे ये जो नीचे मैंने बॉक्स बनाया है, इसको आप कार अज्यूम कर लो, वो बुक पड़ी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है, उस फोर्स को सूडो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इस सूडो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए, एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या होता है। सपोज करो कि ये एक ट्रॉली है। ठीक है, ये एक ट्रॉली है जो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रही है। एक ट्रॉली किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ये इसके टायर हैं, 1 2 3। इस ट्रॉली के अंदर क्या है, इस ट्रॉली के अंदर एक पेंडुलम हैंग कर रहा है। ये ट्रॉली इधर की तरफ जा रही है, आगे की तरफ, जैसे अभी आपको एग्जांपल बताई थी, ये ट्रॉली आगे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो एक पेंडुलम यहाँ हैंग कर रहा है, ये पेंडुलम वाली सिचुएशन, ऐसे सिंपल पेंडुलम है और वो ऐसे रुका हुआ है। द पेंडुलम इज लाइक दिस। ये है पेंडुलम। ठीक है, यही रुका हुआ है। तो बताना है आपको कि अगर ये पेंडुलम यहाँ रुक गया है और वर्टिकल के साथ, ऐसे गिवन है ये भी सिचुएशन, ये पेंडुलम वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा जो है ये कितना होगा। द पेंडुलम इज इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो ये पेंडुलम उधर गया क्यों, ये पेंडुलम तो ऐसे हैंग कर रहा था पहले, इसी कार के अंदर, इसी ट्रॉली के अंदर ये पेंडुलम हैंग कर रहा था लाइक दिस। बट जैसे ही इस कार को, इस ट्रॉली को एक्सेलरेशन मिली, तो ये पेंडुलम ऐसा हो गया। पहले कैसा था, पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, फिर जब इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम में रखा तो ये ऐसा हो गया। अब बताओ tan थीटा कितना होगा। बेटा पेंडुलम उधर क्यों गया होगा, पेंडुलम के ऊपर किसने फोर्स लगाई, पेंडुलम के ऊपर किसी ने फोर्स लगाई नहीं। सिंस किसी ने फोर्स लगाई नहीं फिर भी वो उधर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो का मतलब है नॉन रियल, जो एक्चुअली नहीं, एक्चुअली किसी ने लगाई नहीं है, लग तो रही है
बट वो इसलिए लग रही है क्योंकि वो एक एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में था, क्योंकि वो एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में था जिसकी एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो क्या हुआ, इस पेंडुलम के ऊपर फोर्स लगेगी जिस डायरेक्शन में ये ट्रॉली जा रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगी और यहाँ जाके ये रुक गया। अब अगर इस पेंडुलम, इसकी ट्रॉली की एक्सेलेरेशन ए है तो इसकी एक्सेलेरेशन भी ए ही होगी। ठीक है, इसके अलावा इसका वेट होगा, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है, और ये आपके पास क्या है यहाँ, इसमें टेंशन है टी। सिंस पेंडुलम यहाँ जाके रुक गया है तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम इज देयर। तो कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं समझो। एक तो वेट हमेशा ही डाउनवर्ड, नॉन इनर्शियल फ्रेम में होने की वजह से इसके पास एक सूडो फोर्स भी है, और वेट आ गया आपके पास mg। और जब भी आपके पास कोई स्ट्रिंग होती है, कोई वायर होती है, तो किसी स्ट्रिंग या वायर में एक और फोर्स होती है बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग या वायर में कौन सी, उसे बोलते हैं हम टेंशन, इट ऑलवेज पुल्स। ठीक है, ये पेंडुलम क्या हुआ, जब इसके ऊपर फोर्स लगी तो ये यहाँ चला गया, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ गई। अब इसे हम कैसे एनालाइज करें, थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बना लूं, इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल एक और लाइन बना लूं, इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल एक और लाइन बना लूं, थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। बेटा ये टी है तो इसलिए ये होगा टी कॉस थीटा, और ये होगा टी साइन थीटा। ठीक है, सिंस पेंडुलम वहां जाके रुक गया मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, द टेंशन टी the tension T can be resolved into two components. कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा टी cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा बेटा टी sin थीटा। Since the pendulum is in equilibrium, therefore t sin theta is equal to ma and t cos theta is equal to mg। ठीक है ना, जितनी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी आपस में बैलेंस हो जाएंगे, जितनी लेफ्ट उतनी राइट, जितनी ऊपर उतनी नीचे। और जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने से आपको मिलेगा टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा विल बिकम टी, टी टी कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू mm कैंसिल a बाय g। तो थीटा इक्वल टू, ऐसे भी बोल सकते हो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a बाय g। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंट, ये जो सेंट इसका कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको मिटा दें। सपोज हमारे पास एक ऐसा फ्रेम है जो ट्रायंगल की फॉर्म में है। ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ हमने जो नीचे जा रहा है, स्लाइड हो रहा था नीचे, बट वी वांट टू कीप इट हियर।
यहीं रखना है इसको। क्वेश्चन ये है कि अगर ये फ्रेम हमारा मोशन में है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास है m, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज लाइक, और ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। अभी हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन करेंगे तो आपको पता है कैसे करना है। इस ऑब्जेक्ट का मास एज्यूम कर लेते हैं हम m है। सपोज करो कि हमने इस पूरे फ्रेम को, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे ट्राइंगुलर फ्रेम को उस तरफ पुश किया विद एन एक्सेलरेशन a, फोर्स लगाई जिससे उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। आपको ये बताना है कि इस a का कितना वैल्यू होगा ताकि ताकि ये ब्लॉक यहीं रहे। इस ब्लॉक जिसका जो एक वेज के ऊपर पड़ा था, देखो फ्रिक्शनलेस है तो ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर a एक्सेलरेशन होगी तो वो आगे जाएगा। और आप इमेजिन करो ये सिचुएशन को, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक फ्रेम है ऐसे, तो इसके ऊपर अगर मैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, ऐसे करके यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दूं और इसको जोर से आगे ले जाऊं तो वो वहीं रहेगा, धीरे से ले जाऊंगा तो वो गिर जाएगा। सो वी हैव प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन हियर टू कीप दिस ऑब्जेक्ट स्टेशनरी। कैसे एनालाइज करना है बेटा इसको, क्या यहाँ करना है, देखो अगेन आपको फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ इन्वॉल्व हैं। इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो इसका वेट होगा डाउनवर्ड, एंड दैट वेट विल बी mg, ठीक है। इस वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे, mg, ये एंगल भी थीटा, जिसके कारण ये होगा mg cos थीटा, और ये होगा mg sin थीटा, पता है। नहीं तो ऐसे देखो, हम नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास mg, नॉर्मल रिएक्शन किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कैसा होगा, ये है नॉर्मल रिएक्शन r, ठीक है। दिस एंगल विल बी थीटा, आपको बताया था जब बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट भी पढ़ा था, ये एंगुलर, जितने एंगल से हम इंक्लाइन करेंगे उतने एंगल से नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट का मास m लिया हुआ है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो बेटा ये वाला एंगल जो है ये भी थीटा होगा, ये r है तो दिस विल बी r cos थीटा, दिस विल बी r sin थीटा। बेटा जो r cos थीटा है वो तो mg के बराबर होगा, है ना। वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम है, बट जब ये फ्रेम आगे जा रहा है तो इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगी, सूडो फोर्स जिसको बोलते हैं, वो सूडो फोर्स लगेगी इधर की तरफ, ये होगी उस सूडो फोर्स की डायरेक्शन। पता चला, सूडो फोर्स ही है जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड नहीं करेगा। वेट को r cos थीटा ने बैलेंस कर लिया, और सूडो फोर्स ने m दिस r sin थीटा को बैलेंस कर लिया, तो r sin थीटा कितना हुआ, m इंटू a, ठीक है। तो अगर आपको r पता करना है वो तो निकल जाएगा, बट यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे tan थीटा कितना हो जाएगा,
tan थीटा, थीटा ये भी थीटा है, यही थीटा है एक्चुअली. tan theta will be equal to a by g. तो what should be the acceleration? नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये. Acceleration should be at least g tan theta. ठीक है, तो लिखेंगे टू कीप द ऑब्जेक्ट, टू कीप द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी on the triangular wedge the minimum acceleration of wedge should be g tan theta. इस वेज की मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम कितनी मर्जी हो, बट अगर g tan थीटा से कम हुई तो वो ब्लॉक नीचे स्लिप हो जाएगा, it will fall down. It should, so to avoid its falling, the minimum acceleration should be g tan theta. ठीक है, बेटा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये भी एक किस्म की सूडो फोर्स ही है. इट इज ए सूडो फोर्स, it is a pseudo force which acts on a particle on a body. पार्टिकल ऐसी बॉडी के ऊपर है, a body undergoing circular motion. अगर किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उस सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है उसके साथ अगर कोई पार्टिकल एसोसिएटेड होगा तो उस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जिसे बोलते हैं सूडो फोर्स. मैं आपको एक बड़ी सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ सूडो फोर्स को समझने के लिए. मान लीजिए बेटा ये कोई प्लेटफॉर्म है, आपने देखा होगा पार्क में ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसके सेंटर में एक थिक रॉड होती है और ऐसे एक रॉड होती है यहाँ, और इसके ऊपर क्या है, ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जाते हैं. द किड्स स्टैंड हियर, और ये बच्चे क्या करते हैं, यहाँ खड़े होके इसको पकड़ के रखते हैं, यहाँ खड़े होके इसको पकड़ के रखते हैं, एंड ये घूमता जाता है. इसको पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि जब ये घूमता है, जब इसकी रोटेशन होती है तो वो मजा तो बड़ा आता है उन बच्चों को, साथ साथ में घूम रहे हैं प्लेटफॉर्म के साथ साथ में, बट उनको वो रॉड को पकड़ के रखना पड़ता है ताकि वो वही प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रहे. क्या होगा अगर वो उस रॉड को नहीं पकड़ेंगे तो, अगर वो उस रॉड को नहीं पकड़ेंगे, दे विल बी थ्रोन अवे, दे विल बी थ्रोन अवे लाइक दिस, इस डायरेक्शन में. this kid will be thrown away in this direction, he will be thrown away in this direction. तो क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो फ्रेम है, जैसे अभी आपको बाकी एग्जांपल बताइए, आप उसके साथ रिलेट करके समझना. ये जो फ्रेम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ है? टुवर्ड्स द सेंटर. क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं. ठीक है, तो जो सूडो फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगी वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगी. एक्सेलरेशन इज अवे फ्रॉम द सेंटर, लेकिन जो फोर्स होगी उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ही यही है, अवे फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म
ए पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट experiences force opposite, या ऐसे लिखें, an object experiences force directed away from the center of rotation. इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल वर्ड का मतलब क्या है? सेंट्रीफ्यूगल मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपिटल मीन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। देखो बेटा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है F, इट इज इक्वल टू m इंटू ए सी, और ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो सेम ही होती है। सो इट इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय आर। मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है, दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। Centripetal is towards the center. Magnitude of centripetal force is same as that of centrifugal force, but centrifugal is directed away from the center. हम ऐसे बात करें अगर, थोड़ा सा ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, ग्रेविटेशन में भी समझाऊंगा यही कॉन्सेप्ट। बेटा ये अर्थ है, सपोज अर्थ की रोटेशन हो रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये रोटेशन ना बड़ी स्लो हो रही है, जिसके कारण हम इसी अर्थ का पार्ट है। अगर अर्थ तेज घूमना शुरू कर दे, यू नो व्हाट विल हैपन, अगर अर्थ की रोटेशन सडनली फास्ट हो जाए, जिस वेलोसिटी से अभी घूम रही है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से, अगर ये उससे तेज घूमने लगे, तो यहाँ कोई आदमी है, यहाँ कोई आदमी है, अर्थ के तेज घूमने से क्या होगा, दीज पर्संस विल बी थ्रोन अवे। ठीक है, आप करके देखो, एक ग्लोब को धीरे धीरे से घुमाओगे कुछ भी नहीं हो रहा है, पर थोड़ा तेज घुमाओगे तो उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा, इट विल फ्लाई ऑफ। टेंजेंशियली नहीं, टेंजेंशियली तब होगा जब वो ये वाली रोटेशन ही खत्म हो जाए। जैसे एक धागे के साथ आपने पत्थर बांधा है और बीच में से कहीं धागा टूट जाए, तो इट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। बट इस पत्थर के ऊपर आपने कोई चीज रखी हुई है, ऐसे यहाँ चिपका के रखी थी, कोई वैक्स चिपका के रखा था, आप इसको घुमाते के देयर विल बी अ टाइम, ये वैक्स जो है इट विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द सेंटर। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। और एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको मैं इसकी। देखो एक ना कॉन्सेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल का ही, जो किसी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर में टायर होता है, उन टायर्स के ऊपर बेटा हमेशा, ये मान लीजिए कोई टायर है, उन टायर्स के हमेशा के ऊपर क्या होता है, ऐसे ये टायर है, ठीक है, ये ऐसे बीच में से वो इसी को बना दो, सपोज ये कोई टायर है। जब ये टायर रोड के ऊपर रोटेट करता है ना, टायर की इस रोटेशन से क्या होता है, टायर की इस रोटेशन से देखो, ये टायर के ऊपर यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, यहाँ पर मड लग जाता है, मिट्टी लग जाएगी, या कोई भी ऐसे पार्टिकल्स लग जाएंगे, ये जो अर्थ के कांटेक्ट में थे पार्टिकल्स। टायर की रोटेशन से क्या होता है बेटा, दे फ्लाई ऑफ अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सबका ऐसे ना, दे फ्लाई ऑफ। तो इससे सेफ रहने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ एक लेदर का फ्लैप जैसा लगा होता है, इस फ्लैप को बोलते हैं मड गार्ड। इन फ्लैप्स को क्या बोलते हैं, मड गार्ड्स बोलते हैं। ये मड गार्ड क्या करता है, मड से गार्ड करता है, मड जो चिपक जाता है यहाँ, उससे प्रोटेक्शन देता है। जिस साइकिल में भी ये टायर होता है ना, यहाँ ऐसे फ्लैप्स लगे होते हैं, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे आ गए ना सारे मड पार्टिकल्स, तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे विल बी थ्रोन अवे, एंड व्हेन दे आर थ्रोन अवे, वो किसी के ऊपर गिर सकते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए मड गार्ड लगाए जाते हैं। पता चल गया। दूसरा एक और चीज है, गांव के जो बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा,
कि कैसे बटर बनाया जाता है फ्रॉम द मिल्क। देयर इज ए प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूग ही बोलते हैं इसको। सेंट्रीफ्यूग का मतलब होता है सेपरेट करना। क्या करते हैं बेटा, बड़े से किसी कंटेनर में we have the milk product here, और क्या करना है, इसको यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, रोटेशन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब ये दूध को जब रोटेशन मिलती है ना यहाँ, तो यहाँ पे जो लाइटर होता है बटर, इट कम्स आउट लाइक दिस। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर आता है, एंड वहां से आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूग का मतलब ही है सेपरेशन, घुमा के सेपरेट कर देते हैं पार्टिकल को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब मिलती है, इट इज थ्रोन अवे। तो मून जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो मून के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको सेंट्रीफ्यूगल मिले फोर्स मिलती है। एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर ज्यादा रोटेशन हो जाएगी, जैसे बैलेंस नहीं हुआ, तो इट विल बी थ्रोन अवे। सेंट्रीपिटल इज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल इज अवे फ्रॉम द सेंटर। लेकिन ये याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगल force is not a reaction of centripetal force. रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन तो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ वाला है, एक्शन और रिएक्शन तो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, लेकिन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ही बॉडी पे एक्ट करते हैं। देखो यही बॉडी है जो घूम रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी के ऊपर एक्ट कर रही है और सेंट्रीफ्यूगल भी इसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो सडनली अगर इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है, जो उसको बाहर पुश कर लिया, अगर वो ज्यादा हो जाए तो इट विल बी थ्रोन अवे। सेंट्रीफ्यूगल का उतना ही मैग्नीट्यूड है जितना सेंट्रीपिटल का है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू द सेंटर होती है। ठीक है, ठीक है, इसको देख लीजिए, ये थ्योरेटिकल है, इसको आपने पढ़ना है खुद। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिया किस टाइप के होंगे। न्यूमेरिकल्स विल बी बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ और शेयर कर दूंगा मैं।